हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खूब अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। ये जो हमारे अभी वीक के लास्ट 3 दिन हैं, ये हमारे नीट वालों के लिए हैं, लास्ट के 2-3 दिन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर को हटा के, वैसे तो मैंने गैल्वेनोमीटर भी टाइप किया है, अगर टाइम हुआ तो उसको भी कर देंगे। और उसको छोड़ के यहाँ से आपके 56 क्वेश्चन आए हैं पिछले 23 सालों में। 2000 से 2023 तक हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। और बच्चों, जब मैं पीवाईक्यू टाइप कर रहा था तो मैंने देखा 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिपीट हुए हैं, एक बार नहीं कई बार। तो इसलिए आपके पीवाईक्यू करने बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू करेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होगी होगी, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ टाइम सेविंग क्वेश्चन, तो वो टाइम सेविंग क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने उन चाहने वाले या पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं, जो फालतू बकवास नहीं ढूंढ रहे हैं। उनको आप शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। पीवाईक्यू करने क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप फिजिक्स में 180 में से 180 नंबर लाने चाहते हैं बच्चों, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि सारे जो हर चैप्टर है आप उसकी थ्योरी पढ़िए। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी कोचिंग से पढ़िए, अपने आप पढ़िए। जब आपके सारे कोचिंग और अपना खुद का मटेरियल तैयार हो जाता है, उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे कुछ पीवाईक्यू लगाइए और देखिए आपने कितना सीखा। अगर आप बहुत अच्छे से उनको देख कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी थ्योरी अच्छी करिए, फिर उसके साथ डिफरेंस क्वेश्चन करिए और फिर पीवाईक्यू करिए। ऐसा ही आप जब 3-4 बार कर लेंगे, उसके बाद आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू, नीट के ये तीनों एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑटो के पहिए हैं। जैसे ऑटो में 3 पहिए होते हैं, वैसे ही नीट एग्ज़ाम में फिजिक्स के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी। पीवाईक्यू में कमांड, दूसरी बात एनसीईआरटी में कमांड और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कमांड। ठीक है, इससे अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं सर अब हमने कर लिया, हमें और प्रैक्टिस करना है, तो आप जेईई मेन के ओल्ड ईयर पेपर कर सकते हैं, सिर्फ मेन के। जिससे आपकी फिजिक्स ऐसी हो जाएगी कि आप 180 में 190 मार सकते हैं। आप 50 में जो 50 क्वेश्चन आते हैं, आप 50 के 50 आएंगे आपको। समझ रहे हैं? तो अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। शुरू करते हैं, ये सब आप जानते ही हैं, बस मैंने थोड़ा आपको मोटिवेट किया। तो बच्चों, आज पहला क्वेश्चन जो है बायो सेवर्ट का है और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आया। कह रहे हैं बायो सेवर्ट जो है, पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ये हमने कंडक्टर पे ही अप्लाई किया था। ठीक है, आगे कहते हैं कि बायो सेवर्ट लॉ एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर ऑफ चार्ज क्यू with former being related to field produced by scalar ideal while। देखो ये गलत बात है, ये जो आइडियल है ना बच्चों, ये है करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऐसा आंसर चूज कीजिए जिसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। आइए, वैसे तो मैंने इसमें पीवाईक्यू डिस्कशन कर दिया है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में या आप इसके मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला रिवीजन भी कर दिया है। तो बायो सेवर्ट लॉ है क्या? हम बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके पीवाईक्यू के साथ थोड़ा कंसेप्ट भी ठीक हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इसको आइडियल बोलते हैं, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, जो कि वेक्टर है, और ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। आप इसको तभी लगा सकते हैं जब बी वी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और डायरेक्शन हो जाएगी डीएल क्रॉस आर। अब इसकी जो कंपैरिजन है वो हम कूलम्स लॉ से करते हैं। तो सिमिलरिटी अगर हम देखें तो सिमिलरिटी में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। दोनों लॉ के नीचे 1/r² आता है,
दैट मीन्स दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड को दिखाते हैं और दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें, जो बायो-सेवर्ट लॉ है इससे हम बी निकालते हैं और इससे हम ई निकालते हैं। तो बी जो प्रोड्यूस होता है वो आइडियल से होता है, जिसको आप कह सकते हैं वेक्टर सोर्स से होता है, और ये जो है हमारा चार्ज से होता है, जो कि हमारा स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस होता है। आपने कई बार डिफरेंस किया होगा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर। तो इससे आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। देखो इसमें बच्चों एक जैसे आपकी वायर ये है मान लीजिए, ठीक है, और दूसरी वायर आपके पास ये है, ठीक है। वैसे मैं फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, जिसने वो नहीं देखा होगा वो इनको देख सकता है। तीसरी वायर ये है। अब तीनों वायरों में डिफरेंस क्या है? अगर ये वायर फाइनाइट है जिसमें हमारी करंट आई बह रही है और आपको इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वाले वायर को बोलते हैं फाइनाइट वायर, और जो हमारी बीच वाली वायर है इसको आप बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। और अगर आपकी ये दोनों तरफ इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो आप कह सकते हैं ये जो वायर है ये इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला सभी को पता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। और वहीं पर जो सेमी इनफाइनाइट है उसका होता है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर। आर क्या है? जिस पॉइंट की जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और वहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया फाइनाइट, अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनाइट में हम कैसे निकालेंगे। देखो आपको ट्रायंगल दे देंगे, तो ट्रायंगल के केस में क्या करोगे आप? फाइनाइट वायर तो एज्यूम करोगे ना। तो ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको सब बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर ये θ1 और θ2 एंगल हैं तो वैसे इसका फाइनाइट का आपके वहाँ क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन पिछले साल जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बच्चों जो फाइनाइट वायर से आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट नीट के एग्ज़ाम में ये आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको फाइनाइट का भी आना चाहिए। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें हमने 3 केस लिए हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल और क्यूब, ठीक है। दूसरा केस है यहाँ पर सर्कुलर कॉइल। अब जैसे कोई आपके पास सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस का आपको याद होना चाहिए, वहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस है क्या? आर, ठीक है। इसमें कोई करंट बह रही है, इसकी जो रेडियस है वो आर है। सेंटर से जो एक्सिस पे आपको निकालना है उसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। तो अगर आप यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न हो गए, आई करंट हो गई, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और एक 2 भी आएगा। ये आपका एक्सिस पे आ गया। अगर आपसे सेंटर पे पूछा जाता तो एक्स को आप 0 कर देते तो क्या बनता? म्यू नॉट एन आई ओवर 2r। अब देखो ये 1 का हो गया। आपसे अगर आधे का पूछेंगे तो इसका आधा कर दीजिए, 1/4 का पूछेंगे तो इसका 1/4 कर देना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम इस पे और डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाओ, तो बच्चों इसका जो ग्राफ होता है किसी भी कॉइल के लिए डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, वो लगभग ऐसे बनता है, इस टाइप, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इसी को डिस्कस करूँगा तो मेरे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो r/2 और प्लस r/2, ठीक है। और जो हमारी ये जो वैल्यू है यहाँ की है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि सेक्टर का कितना होगा। तो जितना आपने फुल कॉइल का निकाला उसको θ/2π से इंटू कर दीजिए, आपको सेक्टर का निकल जाएगा। जो फुल का है उसको θ/2π से कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी कॉइल के सेंटर और एक्सेस
कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, तो अप्रॉक्सीमेशन लगा के हमारी जो वैल्यू आती है वो ये निकल के आती है, जहाँ x r से बहुत छोटा है। ठीक है, इसी में आगे हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल भी पढ़ते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में शायद यहाँ तो क्वेश्चन नहीं आता, जेई में ही आता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसमें आपसे कहेंगे कि मैक्सिमम कितना होगा इस कॉइल का फील्ड, ये आपके सिलेबस में है। तो मैक्सिमम फील्ड होगा 4/5√5 म्यू नॉट NI/R। तो ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप हमारी वो वाली वीडियो देखिए, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करवाऊँगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनफाइनाइट जो वायर है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। देखिए यहाँ पर निकालना है आपको, तो कैसा शेप बन गया, ऐसे इस पे निकालना है। तो आप देखिए ये पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर, इन दोनों का। और एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको इसकी निकालनी है इस पॉइंट P पे, तो आप थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में और फिंगर को कर्ल करेंगे, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड आएगी। ठीक है, और अगर आपको किसी कॉइल का बताना है तो आप फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखिए, तो जो थंब होगा वो आपका B बताएगा। तो आप उसमें देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर डायरेक्शन भी बताई है। तो यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखें, इस वाले का कंट्रीब्यूशन मान लो B1 है, इस वाले का B3 है। तो B1 सेमी इनफाइनाइट वायर जो B1 है उसका B3 के बराबर होगा म्यू नॉट I/4πr। और डायरेक्शन की बात करें दोनों में, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉस। B2 क्योंकि आधी रिंग है, पूरी रिंग का होता है म्यू नॉट I/2r, तो आधी का हो जाएगा 4r। और जैसे आप इसको देखेंगे ये इनटू द पेज आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये डॉट में आएगी, सॉल्व करें अगर तो ये 2 बार है। टोटल जो रिजल्टेंट हो जाएगा B = B1 + B2 + B3। B1 और B3 सेम डायरेक्शन में थे, तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I/2πr, और ये हो जाएगा क्रॉस, प्लस म्यू नॉट I/4r। इसको आप रीअरेंज करेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन डॉट के उसमें लेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा म्यू नॉट I/4r 2/π। ठीक है, डॉट वाली डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पेज हो जाएगी। जो डॉट होता है बच्चों वो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड मतलब होता है अवे फ्रॉम पेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि एक क्लोजली पैक्ड कॉइल है हैविंग नंबर ऑफ टर्न। अगर नंबर ऑफ टर्न के नहीं लिखा रहता है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेंगे। एवरेज रेडियस इतना, इफ़ करंट कैरिड बाय इतना, देन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट NI/2r। और म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, n की वैल्यू हो गई 1000, और I की करंट की वैल्यू है 1 अपॉन जो रेडियस है, देखो ये 62.8 × 10⁻, आपको क्या लेना पड़ेगा, -2 मीटर, क्योंकि आंसर किस में है, टेस्ला में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई के टर्म में आ जाएगा, इससे कटेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 10⁻⁻3। अगला जो क्वेश्चन है 4th, कह रहे हैं कि जो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो बच्चों इसका जो होता है सर्कुलर, अगर मैं सच में बताऊं इसका क्या होता है, इसका होता है कंसेंट्रिक सर्कुलर। अगर सर्कुलर और कंसेंट्रिक सर्कुलर में आएगा तो ये होगा। जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपकी वायर की, अगर कोई इनफाइनाइट वायर है उसकी कंसेंट्रिक सर्कल निकल के आएंगी जो एक पॉइंट पे होंगी, और वहीं जो बार या ऐसे कर लीजिए सोलेनॉइड की होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वही बार मैग्नेट की होती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटेल में अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पर हमारा मैग्नेटिज्म हम करेंगे। आई थिंक हमने वो कर भी लिया है, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। देखो एक्सिस पे पूछ लिया गया है, तो एक्सिस पे हमसे क्या कह रहे हैं कि आप पहले डायग्राम बना लीजिए। ये अगर रेडियस है, ये एक्स है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए।
कह रहा है कि ऑन द एक्सिस ऑफ ये रेडियस दी है तो आर की वैल्यू आपको दी है 100 सेंटीमीटर। कह रहे हैं 1 मीटर अवे, तो 1 मीटर अवे मतलब ये 1 मीटर है और करंट है आपका √2a। कह रहे हैं कि सेंटर से यहाँ पर कितना होगा। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके नीट में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पुराना भी नहीं है, ये भी देख लीजिए। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब नंबर ऑफ टर्न नहीं दिए हैं तो आप n को हटा देंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है एक्सिस पे। तो जब इसको आप रखेंगे वैल्यू रख दीजिए, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट आपकी निकल के आएगी √2 और रेडियस है बच्चों एक का स्क्वायर एक ही होगा और नीचे 2 हो गया, r² प्लस x²। देखो ये है 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर यूनिट का बहुत बड़ा ध्यान रखना है आपको। आंसर टेस्ला में है तो इसको आप सेंटीमीटर में मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर ये हो गया और 1 ये हो गया, तो √2 का ये आ जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 और का क्यूब आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया 2 बार, और यहाँ देखेंगे अगर आप 1 √2 से 1 रूट का कट गया और जो 2 का आपका स्क्वायर आएगा यहाँ 2 होगा ये, ठीक है। तो ये बाई 2 था, तो जब ये 1 कट जाएगा उसके बाद ये क्या निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको 4 लेके आएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई मतलब ए वाला ये आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। आर और x² की ये वैल्यू निकालेंगे, ये भी 1 है, आर भी 1 है, तो जो r² प्लस x² है वो हो जाएगा 2⁻³ और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके पास जो करंट है वो I है, इसको आपने स्प्लिट किया 2 पार्ट में, ठीक है जी, एज सोन इन फिगर। इसका फिगर नहीं बनाया इन्होंने, चलिए देखते हैं। अब आगे देखिए इसमें ये कह रहे हैं इसको स्प्लिट किया 2 पार्ट में एज सोन इन फिगर, ठीक है। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर लूप इज r। अगर रेडियस उसकी r है तो कह रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, ठीक है। ये ओडिशा में आपसे पूछा गया था। अब इसका मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम देख लूँ क्योंकि बनाया नहीं था, 1 मिनट मेरे को इसको चेक करने दीजिए कि क्या इसका डायग्राम था। अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका चैनल है बच्चों, एक आपकी फैमिली है। जितनी जल्दी ग्रो करवाओगे उतनी जल्दी मैं मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचूंगा, और जितने मैक्सिमम बच्चों के पास मैं पहुंचूंगा, मैं चाहता हूं कि बच्चे कोचिंग को बाय बाय कह के एक कंटेंट पे भरोसा करें कि भाई कंटेंट क्या होता है, क्या पूछा जा सकता है। मैं हर बार सब बच्चों से कहता हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में, कि आपको 360 डिग्री पढ़ना है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है लेकिन क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों डायग्राम इसका ऐसा है, ये आरजी टाइप हुए तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी, थोड़ा नहीं हो पाई क्योंकि सब इंसानी हैं। थोड़े तो मैंने खुद टाइप किए थे, तो ये पहली वाली जो एक हैं हमारे मित्र उन्होंने टाइप किया था। तो ऐसा ये डायग्राम है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें जो करंट है यहाँ से, ये जो करंट है ये I है, और यहाँ पर इसके बाद इसको 2 पार्ट कर दिए हैं, ये I1 है, और जो बीच में है ये पूरा नहीं है, ये वाला पूरा नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें एंगल के साथ है ये वाला, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये हट गया। तो बीच में जो हमारा वायर का शेप है वो ऐसे है भैया, कैसे है देखिए, ऐसे और ऐसे टाइप, और उसको हमने ऐसे बना दिया है। मतलब इस वायर को इस फॉर्म में लाए हैं, और यहाँ से ये ऐसे कह रहे हैं कि इसके 2 पार्ट कर दिए हैं एज सोन इन फिगर, मतलब बीच में अलग अलग कर दिए हैं यहाँ से। तो कह रहे हैं कि जो सेंटर है इस O पे कितना होगा बताइए। अब देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इन दोनों की वजह से होगा, ऊपर वाले की वजह से और नीचे वाले की वजह से।
अब ऊपर वाला और नीचे वाला देखें ये 2 टुकड़े हो गए हैं, तो जब 2 टुकड़े हो जाएंगे तो कितना एंगल हो जाएगा। अब इसमें देखिए इन्होंने ऐसे बना रखा है टुकड़े, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो जो हमारा नेट रिजल्टेंट हो जाएगा बी इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों, वो पहले ऊपर वाले से प्लस नीचे वाले से हो जाएगा। अब देखिए इसमें डायरेक्शन इधर है और इस नीचे वाले में डायरेक्शन ये है, तो इक्वल अपोजिट हो जाएगी। तो B1 क्या हो जाएगा, माइनस का B2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यू रख लीजिए। पहले में जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, I थीटा ओवर 2 पाई। ये आपको फैक्टर का लेना पड़ेगा, ठीक है। और या आप डायरेक्ट ही मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। अगर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो आप ये देख लीजिए कि B1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई और थीटा ओवर 2 पाई। तो 2 पाई माइनस थीटा ओवर 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, B फुल का उसमें थीटा बाई 2 पाई का इंटू कर देना है। और B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई और नीचे हो जाएगा थीटा ओवर 2 पाई। इन दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है मैग्नीट्यूड हमारा जो B1 का था ज़्यादा था, तो B1 की हमने डायरेक्शन ली। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं आपसे, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा। अभी आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि जो कोई भी एक आपका सिलेंडर है, जैसे आपका कोई एक सिलेंडर है जिसमें आई करंट बह रही है और आपसे कहा कि आर डिस्टेंस पे कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी बेस की रेडियस आपको दे दी कि भैया बेस की रेडियस जो थी आर थी। ये जो पूरी रेडियस है ये आर है, तो यहाँ पर कब होगा, इनसाइड कितना होगा, अगर ये आर बाहर चले जाएगा तो आउटसाइड कितना होगा। तो जब भी कोई सिलेंडर का आपको केस देंगे तो बी आउटसाइड तो आपको पता ही है, आउटसाइड हो जाएगा जितना आपका एक कंडक्टिंग वायर का होता है म्यू नॉट ओवर 2 पाई आर। और इनसाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में है बच्चों आपका, म्यू नॉट आई आर ओवर 2 आर स्क्वायर। ये आपका इनसाइड का 2 पाई भी आएगा इसमें, ठीक है, ये होता है। अब आपको क्वेश्चन कहा गया है कि अगर ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहे हैं आपसे कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट रेडियल ए स्क्वायर हो गए, ठीक है, और दूसरा ये ए स्क्वायर है और 2a पर कितना होगा कह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार इनसाइड लेना है, एक बार आउटसाइड लेना है, क्योंकि रेडियस a है, ये जो r है पूरी ये a है, ठीक है। तो एक बार 2a पे देखना है, एक बार a स्क्वायर पे देखना है। a स्क्वायर नहीं होगा, a बाई 2 होगा, ठीक है, a बाई 2 होगा। a बाई 2 पे देखना है तभी एक इनसाइड आएगा ना, एक आपको a बाई 2 पे देखना है और एक r आपको 2a पे देखना है। तो आपको वैल्यू निकालनी है, तो मतलब एक बार अंदर निकालनी है, एक बार बाहर निकालनी है। तो इनसाइड की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, जो आपकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई, और जो बाहर की वैल्यू है 2a है तो ये हो जाएगा 4 पाई a। और यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट आई, r की वैल्यू हो जाएगी आपकी a बाई 2 अपॉन 2 और इसकी रेडियस है a स्क्वायर बाई पाई। आप डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड तो आपको मिलेगा आंसर कितना, आप सॉल्व कर लीजिए, 1:1 दिख रहा है मेरे को, तो आंसर 1 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहने कि एन इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा बच्चों मैंने, बहुत बार, पता नहीं ये क्वेश्चन में क्या था। कहने कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में और मेक्स एन रोटेशन पर सेकेंड। द मैग्नेटिक फील्ड, देखो कोई भी कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो ये है और n नंबर ऑफ टर्न है, अगर नहीं दिया है तो आपको 1 लेना है, ठीक है। इस n को आप कैपिटल रखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आपसे कह रहे हैं रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन कर रहा है तो यहाँ पर I का कुछ रोल होगा। तो करंट कितनी होती है बताओ, करंट होता है Q/T और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो E/T, ठीक है। और 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो En हो जाएगा। तो इसका बस यही पूछ रहे हैं कि भैया क्या होगा, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 1 टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है हमारी उन्होंने n दे रखी है, तो n की वैल्यू आप वहाँ रख दीजिए
और एक बार आप n की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर दीजिए। तो क्या क्वेश्चन मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है ही नहीं। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखो, इस क्वेश्चन में 3 शेप दे रखे हैं, एक ये 1, ठीक है, और ये एक 2 और एक यहाँ पर 3। अब इन 3 शेप में आप देखेंगे बच्चों कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तीनों की वजह से होगा। तो अगर आप पहली वायर की वजह से निकालते हैं, जो आपकी पहली वायर है उसकी वजह से निकालोगे, जो यहाँ पर है, तो देखो ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। वायर कैसी भी हो, चाहे ये हो, तो आप इसको सीधी तो कर सकते हो ना, ये जो शेप है आप इसको ऐसे ऐसे ला सकते हो, देखो ये है, उसके बाद आप इसको ऐसे तो ला ही सकते हो। अब देखिए ये सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं है, यहाँ पे निकालना है। तो अगर कभी भी एक वायर के जड़ में से निकालना होगा उस सेंटर की तरफ, या अगर बीचों बीच में निकालना होगा, फिर तो या तो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। अगर एक के जड़ में पहुंच जाओगे आप, तो वो फिर क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट होगा। समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अब आपको पहले, दूसरे और तीसरे 3 लोगों की वजह से निकालना पड़ेगा। तो अगर आप पहले वाले इस वाले पार्ट की वजह से निकालेंगे, तो सेमी इनफाइनाइट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको मैं अगर B1 लिखूं, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर हो जाएगा। भैया आर ही दिया है ना, आर हो जाएगा। अब और एक ध्यान से आपको इसमें देखना है, इसमें ऐसे है, आपको यहाँ पे निकालना है तो राइट हैंड रूल लगाइए, तो आपकी डायरेक्शन निकल के आ जाएगी कहाँ को, -k डायरेक्शन को। तो -k कर लिया। अब B3 की वैल्यू भी देखो, तो वो भी ऐसी है, इसमें भी इस साइड को है और यहाँ पे भी लगाएंगे तो यही वैल्यू B3 की भी आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं B2 की। तो जैसे ही आप B2 की देखेंगे तो वो गोला है, और आधा गोले का क्या होगा, म्यू नॉट आई ओवर 4r। और इसकी जब डायरेक्शन देखोगे आप पाम रूल से, तो इसकी डायरेक्शन क्या निकल के आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन निकल के आएगी इनवर्ड -i हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x इन्होंने यहाँ दिया है। अब इसको ऐड करें अगर, तो B1 + B2 + B3 करते हैं, तो देखो ये माइनस के 2 बार आएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई 4 पाई आर 2 बार आएगा, तो एक ही बार लिख लिया मैंने सॉल्व करके, और डायरेक्शन लिखा -k, प्लस ये वाला लिखा म्यू नॉट आई ओवर 4r, और यहाँ पर लिख दिया -ki। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। इसको अगर रीअरेंज करें, माइनस को बाहर निकालें, तो πi + 2k वाला सही है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा गया है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो 2 बार आ गया है, 14 में और 2010 में। कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AOB और COD हैं, जो प्लेस करे हैं राइट एंगल टू ईच अदर विद वन अबव अनदर। ठीक है जी। उसके बाद कहा जा रहा है सच दैट O इज़ कॉमन, मतलब राइट एंगल समझ रहे हो, एक को ऐसे पुट किया है अगर, और दूसरे को ऐसे किया है, तो कह रहे हैं कि दियर कॉमन पॉइंट फॉर टू द वायर, ये इसमें I1 करंट है और I2 इसमें I2 है। कह रहे हैं पॉइंट P इज़ द लाइंग एट डिस्टेंस D फ्रॉम O along और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग द वायर। ठीक है, तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब जब इन दोनों का तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो दोनों परपेंडिकुलर कंडीशन में कितना आ जाएगा, B1² + B2² का रूट, यही तो होगा। ठीक है, तो B1 और B2 का जो वायर का हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, और आर यहाँ पे D दिया है, इसका स्क्वायर, अच्छा ये I1 दिया था, और म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई D का स्क्वायर, और यही आपका आंसर था, इसलिए मैंने इसको टाइप नहीं किया। तो परपेंडिकुलर होगा तो बीच में कहीं यहाँ निकलेगा ना इसका थीटा। ठीक है, ये B निकल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अब करें 2 कॉइल हैं, उनको ऐसा रख दिया है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, जैसे एक कॉइल ये है आपकी और एक कॉइल आपकी ये है। ठीक है भैया, अब इस कॉइल को मान लो P है और ये कॉइल मान लो Q है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे जा रही है। तो जब इनका मैग्नेटिक फील्ड देखो, मान लो इसमें I1 है, इसमें I2 है, तो P को अगर आप देखो ये वर्टिकली है, तो इसके कॉमन सेंटर O से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी।
ठीक है, थोड़ा विजुअलाइजेशन कर लीजिए, थोड़ा डायरेक्शन सीख के आइए, आप इसको इजीली कर लेंगे। और इसमें भी जो रिजल्टेंट होगा वो थीटा यहाँ होगा और कितना हो जाएगा, √B1² + B2²। भैया कॉइल का कितना होता है, कॉइल का होता है μ0I1/2R, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर, प्लस μ0I2/2R और इसका भी कर दीजिए स्क्वायर और इसको भेज दीजिए रूट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए I1 और I2 की वैल्यू दी है I और 2I, तो यहाँ पर जब आप I और 2I रखेंगे तो कितना आ जाएगा, √5, तो √5 वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने कुछ देर पहले किया, बस इसमें नाम बदल गया थोड़ा सा, मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी को भी हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो अभी भी हमने क्या था, B = μ0I/2R होता है सेंटर पे, और I की वैल्यू हमने कहा था कि हम I की वैल्यू क्या रख सकते हैं, I की वैल्यू रख सकते हैं हम Q/T, और 1/T को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन्होंने इस बार क्या दे दी, F। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, आप इसको कर सकते हैं। या यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं बच्चों, I = Q/T है, मे बी अभी तो यहाँ पर आंसर आ गया, इसका आंसर हमारा μ0QF/2R हो जाएगा, ये वाला। मे बी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपसे I की वैल्यू Q पूछ ली जाए, QT 2RT, ठीक है, और Q = क्या होता है, N ही होता है। आपको वहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बताइए, समझ रहे हैं ना। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि आपको फ्रीक्वेंसी और QE के टर्म्स में अगर पूछ लिया जाए तो ये आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये फिर वही क्वेश्चन नहीं, ये अलग है। कह रहा है 2 कॉइल 1 and 2 आर मेड फ्रॉम द सेम वायर बट फर्स्ट कॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड। मतलब कह रहे हैं कि अगर ये पहली कॉइल है, ये ट्वाइस है, मतलब इसकी रेडियस 2 गुनी है सेकेंड वाले से। ठीक है जी, ये तो हम समझ गए। आगे कह रहे हैं व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इन बोल्ट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज सेम। अब इसमें कुछ करंट होगी, कुछ बताया तो नहीं है, हम ऐसे ही मान लेते हैं इनमें, इसमें I1 होगी, इसमें मान लो I2 होगी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, इसका B2 होगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की जो कंडीशंस है वो है B1 और B2 तो बराबर है भैया, तो B1 की वैल्यू आएगी कितनी, अगर B1 B2 आप बराबर कर रहे हैं तो μ0I1/2R हो जाएगा, यहाँ पर μ0I2/R हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो आप कह सकते हैं सर I1/I2 की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है जी, ये तो हमारा निकल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट शुड बी अप्लाइड। मतलब ये हमसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, V1/V2 बताओ। अब हमारे पास तो करंट ही है और हमने तो इस कोई मेथड ही नहीं सीखा है, लेकिन आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में V = IR तो पढ़ा होगा, तो V1/V2 = I1/I2 R1/R2 हो गया। तो भैया I1/I2 तो आपने निकाल दिया 2, R1/R2 निकाल लो। और दो कॉइलों का आपको पता है हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R = ρL/A। ठीक है, तो पहली कॉइल का अगर आप निकालोगे अगर, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पहली कॉइल के लिए जो R1 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका रो, और लेंथ क्या हो जाएगी 2πr, और R हमारा यहाँ पे क्या है 2R है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब R से आप कंफ्यूज करोगे, मुझे ऐसा लग रहा। आप एक काम करो, इस R को R ना करके A कर लो, क्योंकि रेजिस्टेंस और इससे आप कंफ्यूज ना करो। ठीक है, मैंने सारे रेडियस को A से बदल दिया। तो पहला का हो जाएगा 2A अपॉन में एरिया, और दूसरे का देखोगे R2 तो कितना आ जाएगा रो, और ये हो जाएगा πA/एरिया। तो अगर R2 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 बार 2 होगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि इसमें दो चीज़ें इन्होंने घुमा के पूछी। तो हमने क्या करा, इससे करंट निकाल ली, दूसरी बार में हमने इससे
आर निकाल लिया। और ये एल जो है ना बच्चों, ये 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, तो मैंने सरकमफेरेंस लगाया 2 पाई आर, रेडियस की वैल्यू रख दी। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। कह रहे हैं कि वायर कैरी करंट मेंटेनिंग द सेम करंट इट बेंट फर्स्ट टू फॉर्म सर्कुलर प्लेन ऑफ 1 टन। केस 1 में आपसे कहा एक ऐसी कॉइल हमने बनाई जिसका टर्न 1 था, ठीक है, और विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ सेंटर ऑफ कॉइल। और उसने कॉइल मतलब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई ओवर 2 आर, रेडियस हम इसमें आर ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है एन तो 1 हो जाएगा, लेकिन देखो जब आपने इससे कॉइल बनाया, कह रहे ना कॉइल बनाया, तो कॉइल बनाएंगे तो लेंथ कितनी होगी एल मतलब 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एल ओवर 2 पाई। ये कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्होंने बहुत खतरनाक दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 2L था ओवर 2 पाई हो गया, 2 से 2 कट गया, तो म्यू नॉट आई पाई ओवर एल हो गया। आगे क्या कर रहे हैं, द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू डबल लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस। तो आप कह रहे हैं कि 2 लूप वाली कॉइल बना दी, तो जैसे ही 2 लूप वाली कॉइल बनाओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है, और B1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी म्यू नॉट एन आई ओवर 2R। अब यहाँ पर n क्या है 2 है, तो म्यू नॉट 2I, और जो यहाँ पे 2 तो 2 ही है, R की वैल्यू क्या आ जाएगी L अपॉन 4 पाई, क्योंकि रेडियस भी 2 हो गई ना, अब यहाँ पर डबल हो गया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम B। तो जब भी आपको 4 टाइम B, ये जब भी आपको ऐसे बेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप सरकमफेरेंस और रेडियस के रिलेशन से R निकालेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर हैं P और Q, बोथ आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर विद डिस्टेंस इतना बिटवीन देम। ठीक है जी, बना लेते हैं। इनके बीच के डिस्टेंस कह रहे हैं 5 मीटर। आगे कह रहे हैं कि P में जो करंट है वो 2.5 है और जो Q में करंट है वो 5 है और सेम डायरेक्शन में है। कह रहे हैं देन मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट हाफ वे बिटवीन द वायर, मतलब 2.5 मीटर पे आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, 2.5 मीटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पूछ रहा है। तो भैया पहले वाले अगर इसको P कह रहे हैं, इसको Q कह रहे हैं, तो आप P की वजह से निकाल लो। तो P की वजह से कितना हो जाएगा BP इक्वल टू म्यू नॉट I1, म्यू नॉट I1 है 2.5 ओवर 2 पाई R, और 2 पाई R हो जाएगा 2.5। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट 2 पाई, और इसकी डायरेक्शन निकालेंगे अगर आप तो डाउनवर्ड आएगी। पहले वायर के लिए अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड की तो डाउनवर्ड आएगी, और Q की वजह से निकालिए तो आ जाएगा म्यू नॉट, ये तो 5 हो जाएगा, 5 अपॉन में 2 पाई R कितना हो जाएगा 2.5 मतलब 5/2, इसमें अपवर्ड आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन आपने नहीं देखी है तो आप एक बार मेरी वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा BP प्लस BQ, और फाइनल डायरेक्शन कौन सी रहेगी अप वाली। ठीक है, तो BP प्लस BQ करेंगे तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई इसका आंसर आएगा। ये आपका म्यू नॉट ओवर 2 पाई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं लॉरेंज फोर्स की तरफ। तो हमने पढ़ा था अभी तक 2 टॉपिक करे हमने। तो लॉरेंज फोर्स में क्या है बच्चों कि आपसे कोई चार्ज पार्टिकल दिया है और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, वो जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड में है। तो कैसे कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है उसको हम लॉरेंज फोर्स से देते हैं। तो जनरली देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QV, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QV, अगर हम इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी ऐड कर देते हैं तो हमारा ये फोर्स कहलाया जाता है लॉरेंज फोर्स। अब इसमें 3 कंडीशन हैं। अगर आपका V, E और B तीनों आपके कोलिनियर हैं, एक लाइन में हैं, तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा वो 0। ये वाला आपका इलेक्ट्रिक है, ये आपका जो मैग्नेटिक है। तो
तो मैग्नेटिक का जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक लगेगा, और इलेक्ट्रिक लगेगा तो कुछ एक्सेलरेशन देगा, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू QE/m है। तो इस केस में जो आपका पाथ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्पीड है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, ये सारे इंक्रीज होंगे, लेकिन डायरेक्शन आपकी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, सब इंक्रीज होंगे उसी डायरेक्शन में। दूसरी बात ये है कि अगर आपका ये पहला केस था, दूसरा केस ये है अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गया बी के, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, या मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, इन तीनों से आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अगर परपेंडिकुलर हो गया तो कर्व पाथ फॉलो होगा। हाँ, अगर आपके लास्ट केस V परपेंडिकुलर हो गया E के और E परपेंडिकुलर हो गया B के, अगर ये होता है तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर एक वेलोसिटी सेलेक्टर का कंसेप्ट आ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2023 फेज़ 2 जो मणिपुर का पेपर हुआ था वहाँ पूछा गया था, और उससे पहले 2011 में भी पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे भी नहीं। पूछा गया है, यूनिफॉर्म फील्ड में गया है, सेम डायरेक्शन, और कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड सच ए वेलोसिटी पॉइंटेड द फील्ड। पॉइंटेड द फील्ड मतलब कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था अभी लास्ट की स्लाइड में हमने बात करी थी कि इसकी ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो मेरा 17 है वो ये है, कह रहे हैं कि व्हेन प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट विद इनिशियल एक्सेलरेशन A0 टुवर्ड्स वेस्ट। तो जब हम इसको इनिशियली छोड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा, तो वेस्ट की तरफ जो होगा F/QB, और F हो जाएगा ma/E हो जाएगा भैया, और कहाँ को लगेगा, वेस्ट की ओर लगेगा, तो इसमें वेस्ट है, इसमें वेस्ट है, तो ये दो में से एक होगा। अब उसके बाद जब पार्टिकल मूव कर लेगा ईस्ट की तरफ, तो मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका वही जो आप निकालेंगे 2m मास इंटू एक्सेलरेशन ओवर नीचे आ जाएगा q इंटू वी। तो ये हो जाएगा, q को आप e से रख कर सकते हैं। कहाँ से निकाला, F इक्वल टू QVB होता है, तो हमने B इक्वल टू F/QB कर दिया, और ईस्ट में छोड़ा है तो ईस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली पूछा गया था कि क्या होगा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारी भरकम है लेकिन कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है, चार्ज इतना है, और इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है, ये 10⁵ है। थोड़ा सा देर हो गई थी तो ये एडिट नहीं हो पाया। 10⁵ है, अब तो और भी गंदा लग रहा है। ठीक है, 10⁻, ये जो है ये है 5। कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा भाई, इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा, देखो बोथ E एंड B अलोंग, ये हो जाएगा अलोंग द वेलोसिटी, और आपका थर्ड वाला क्या है, बोथ ये म्यूचुअली, ये हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। 19, तो अभी भी हमने किया था, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, QE प्लस B×V नहीं होता, V×B होता है, ये बात ध्यान रखना, QE प्लस QV×B होता है, B×B नहीं होगा, क्योंकि ये एंटी कम्यूट प्रोडक्ट होता है, फिर आप फंस जाओगे। ये हमारा दोनों का सम होता है। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, QVB sin थीटा। ठीक है, आगे भैया देखो, ये भी अभी भी किया था हमने क्वेश्चन नंबर 20, कि अगर वो परपेंडिकुलर होंगे, अनडिफ्लेक्टेड होंगे, तो वेलोसिटी क्या होगी, तो कंसेप्ट आ जाएगा वेलोसिटी सेलेक्टर का, E/B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फोर्स रिलेटेड, आपको फोर्स निकालने को पूछा जा सकता है, जैसे कि ये अगर किसी चार्ज को पूछे तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थीटा अगर 0 होगा तो आपका फोर्स 0 हो जाएगा, थीटा अगर आपका 90 होगा तो फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अब वहीं अगर आपको करंट लूप पे पूछ दे तो ये आपका किसी भी कंडक्टिंग करंट लूप पे होगा, और इसमें आप ये ज़रूर याद रखें कि L×B होता है, क्योंकि एग्जामिनर में B×R और L×B में आपको कंफ्यूज करेगा।
और ये आपके दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स है। अगर कोई दो पैरेलल वायर हैं इसके बीच में, अगर ये r डिस्टेंस है तो कितना फोर्स होगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना होगा। याद रखना, अगर करंट एक जगह होंगी जिसको हम पैरेलल करंट कहते हैं, पैरेलल करंट आपकी अट्रैक्ट करती हैं, और जो हमारी एंटी पैरेलल करंट हैं, एंटी पैरेलल करंट आपकी रिपेल करती हैं। ये भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। देखो मणिपुर में क्वेश्चन आया था 2023 का ही क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 है और कह रहे हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ थी 2a एंड मास इतना, सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टल इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। देखो सस्पेंड किया है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो उसका mg है बच्चों, वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। तो आपसे पूछा क्या गया है इसमें करंट, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/bl। बस वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो नियर अबाउट 1.75 निकल के आएगा। कंसेप्ट सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके मेन में आया था, जो पेपर आपके लिए हुआ था। अब इसमें क्या करना है बताओ, इसमें फोर्स निकालना है। और आपको मैं कह रहा हूँ, ये अगर आपको नहीं आता तो आप आंसर गलत करके आएंगे। BIL sin थीटा नहीं होता है, वो तो आपको उसको एक्सपेंड करके होता है। आप उसको रटोगे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, हमें एक बात बताई है कि जो हमारी वायर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, x, और उसकी लेंथ l है। तो l की जो वैल्यू है, ये जो हमारी l की जो वैल्यू है वो हमारी LI कैफ है, ठीक है। b हमको दिया है, I हमें निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कर दीजिए, ILI इंटू, ठीक है, I को तो बाहर ले लिया, और B हो जाएगा आपका 2I + 3J - 4K। बस अब वेक्टर प्रोडक्ट कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो I क्रॉस I आपका 0 हो गया, तो ये हो जाएगा I कॉमन ले लो आप, सबसे पहले L भी कॉमन ले लो। तो जब आप इससे करोगे तो I क्रॉस J होता है K, तो 3K, और I क्रॉस K जब निकालोगे वो हो जाएगा J माइनस का, तो 4J हो जाएगा, ठीक है। अब ये फोर्स आया लेकिन वहाँ पर IJ दिया ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे, 3 का ये 9 और इसका 16, तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो LI बाहर आ जाएगा और रूट के उससे बाहर 5, तो 5IL इसका आंसर हो जाएगा। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टिंग। तो जैसे ही दो पैरेलल आएंगे आपके दिमाग ठनक जाना चाहिए कि अगर उनमें I1 I2 करंट है तो उसका जो फॉर्मूला है 2πr है। अगर ये हमारा पहला है, ये मेरा दूसरा है। पैरेलल करंट आपकी अट्रैक्ट करती हैं, एंटी पैरेलल करंट आपकी रिपेल करती है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसी में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें अपना पूरा थोड़ा कैलकुलेशन बचाएं तो कैलकुलेशन बचाने के लिए आप μ0/4π कर लीजिए इसको, क्योंकि आपने 2 का इंटू नीचे किया है तो 2 का इंटू ऊपर कर लीजिए। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे लिखते हैं। और मैं कहूँगा आप इसको सेकंड वाले की तरह लिखें, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब इसमें पैरेलल करंट, जब एक जैसी करंट होगी वो अट्रैक्ट करेंगी, एंटी पैरेलल रिपेल करेंगी। इसमें लिखा गया है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन 2 कंडक्टर इज सेम। सेम मतलब पैरेलल अट्रैक्ट करेंगी। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस अब वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो μ0/4π की वैल्यू हो गई 10⁻⁷, 2 तो 2 ही हो गया। I1 दिया है 10 और 5, और उसमें जो R दिया है वो दिया है 10, तो 10 × 10⁻²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, 2 के टर्म में आएगा, 1 के ही टर्म में आएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बस डायग्राम बना दिया, तुमको डरा दिया और तुमने कहा बाप रे बाप ये क्या आया। कह रहे हैं कि कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है वो कितना फोर्स करेगा, QEB sin थीटा, और मैक्सिमम के लिए sin 91, और इलेक्ट्रॉन का EVB हो जाएगा। अब E का आपको चार्ज पता है और वेलोसिटी पता है, देखो स्पीड पता है आपको, और क्या चाहिए आपको, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड पता है, देखिए भैया
नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालोगे इस वायर का यहाँ पर, इस वायर का यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू रख दी 4 पाई 10 की पावर -7, और जो आई है, आई की वैल्यू रख दी 5, क्योंकि इसमें 5 एम्पेयर की करंट है, और 2 पाई तो 2 पाई हो गया, और आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस बी भी तो आ गया। आप ई दिया है, वी दिया है, बी आ गया, ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 2 पाई से ही कट जाएगा, तो ये आएगा 0.5 10 की पावर -5 टेस्ला। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे 1.6 10 की पावर -19, वेलोसिटी है 10 की पावर 5, और ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -5, यू विल गेट आंसर। सॉल्व करें अगर इसको, 16 पंजे 80, तो 8 के टर्म में आएगा, जिसमें पाई नहीं होगा। इसमें पाई है, इसमें पाई है, ये तो 4 है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन ईजिली साफ़ हो जाए। चलिए भैया आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन जो आपका है ये वाला, कह रहे हैं कि F इक्वल टू ये होता है, ये होगा, ये है, तो क्या होगा। देखो इससे सरल आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा। आपको F इक्वल टू ये दिया है Q V क्रॉस B होता है, और Q इक्वल टू V क्रॉस बी आई प्लस बी जे प्लस बी के है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि भैया बी की वैल्यू निकालो। ये आपके लिए होमवर्क है, खुद करिएगा इसको, नहीं आएगा कमेंट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक मेटालिक रॉड है। ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और टफ रहेगा थोड़ा सा। कह रहे कि मेटालिक रॉड है, मास पर यूनिट इतनी है, इज लाइंग हॉरिजेंटली। अब ये हॉरिजेंटली लाई कर रही है, मतलब और कहाँ पर कर रही है, किसी इंक्लाइन प्लेन में, जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये रॉड लगभग ऐसे होगी, कह रहे हैं ऐसे करके। कह रहे कि द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग और करंट थ्रू इट। अगर इसमें आप करंट भेजो तो ये नीचे को नहीं गिरेगी। कह रहे हैं व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इतना, तो फील्ड दिया है, इज एक्टिंग ऑन इट द वर्टिकल डायरेक्शन, द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी। अब इसको आप देखें, इस रॉड का जो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, इस साइड आपको पता है mg हुआ करते हैं, और ये थीटा आया तो mg cos 30 हो जाएगा, और यहाँ पर mg sin 30 होगा। अब रॉड को बैलेंस कौन कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स किसी भी वायर पे या किसी भी कंडक्टिंग वायर कह लीजिए, लूप कह लीजिए, उस पर कितना होगा, BIL sin थीटा, और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। तो आपको करना क्या है भैया, इक्वेट करना है। अच्छा कितना कहा, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो ये साइन नहीं होगा ना, ये गलत हो रहा। ये जब 30 डिग्री होगा, तो इससे जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर, ये 30 हो जाएगा, तो ये BIL cos 30 होगा जब इसको आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये वाला mg cos 30 हो गया, ठीक है। तो mg जो लेफ्ट वाला फोर्स है, mg sin 30, वो बैलेंस करेगा BIL cos ऑफ 30। तो भैया सॉल्व कर दीजिए, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा mg sin 30 ओवर BL cos 30। बस m की वैल्यू रख दीजिए, ये रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका लगभग 11.32। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में ये था कि जो FBD थी, इसका जो ये वाला फोर्स FBD से था, ये मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं इसी में। अगला है 26, और 26 कहने की 2 वायर दिए हैं, और इस वायर में पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला वही लगेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो अगर आप इसमें पहली वायर का फोर्स निकालें, अगर इसका F1 है और इसका F2 है, तो जो हमारी पहली वायर है, अब दोनों में I1 I2 बराबर हैं, तो म्यू नॉट I स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 पाई होता है, तो हम इसको 2 पाई रहने देते हैं, 2 पाई D हो जाएगा। I1 I2 दोनों में बराबर है। अब आप देखिए, यही फोर्स ऊपर लगेगा,
और यही फोर्स नीचे लगेगा। आपसे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो F कितना हो जाएगा, जब भी दो परपेंडिकुलर होते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर ओवर 2πd, और ये आपका 2 टाइम हो जाएगा और पूरा किसके अंदर, रूट के अंदर। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो ए का फोर्स है, ये ए का जो फोर्स है ये यहाँ पहुंच जाएगा और इसका ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। अब इसमें जब फोर्स आपको कैलकुलेट करना है तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ठीक है, इसमें जब करंट ऐसे मूव करेगी इसकी वजह से, तो ऐसे मूव करेगी करंट। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो इस फेस का फोर्स इसको बाहर भेजेगा, और यहाँ का फोर्स अट्रैक्शन से इसको इस साइड भेजेगा, और ये इसके जो फोर्स हैं बच्चों, इस वाले का ऊपर को हो जाएगा, इस वाले का नीचे को हो जाएगा, दोनों इक्वल अपोजिट कट गए। तो जो फाइनली रिजल्टेंट होगा हमारा वो इन दोनों की वजह से होगा, ए बी और सी डी की वजह से। तो जो एफ नेट हो जाएगा वो एफ ए बी और एफ सी डी हो जाएगा। अब ए बी कितना होगा, ए बी आपको पता ही है, आई एल बी लगा दीजिए, आई एल बी, और जो बी की वैल्यू है उसको रख दीजिए म्यू नॉट आई ओवर 2πr, और डिस्टेंस कितनी है, l/2। ठीक है, और ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ए टी टी लिख दिया, समझ जाना। सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट ये हो जाएगा आई एल ओवर म्यू नॉट आई दो आई हो गए इसमें, ओवर 2 से 2 कट गया तो ये बच गया πl। ए कितना हो गया, और वैसे ही दूसरे की वजह से निकालोगे, अभी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ये l है, ये l 3/2 हो जाएगा। तो एफ ए बी तो इतना निकल के आया। एफ अगर आप सी डी निकालेंगे वो हो जाएगा म्यू नॉट आई और छोटा आई अपॉन में, एक तो हो जाएगा आपका 2π और डिस्टेंस हो जाएगी 3l/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर म्यू नॉट आई ओवर 2π 3π। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 म्यू नॉट आई एल ओवर 3π। समझ रहे हैं ना, ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव, और डी आई एल लगाएंगे आप, बी की वैल्यू रखिए और सॉल्व कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है 28, करें कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कैरी कर रहा है कुछ फील्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना, इलेक्ट्रॉन इतना, पूछा क्या है, फोर्स। तो भैया इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा लगा दीजिए, साइन मैक्सिमम है, वैल्यू रख दीजिए। क्यू भी दिया है, क्यू आपको दिया है इलेक्ट्रॉन, तो ई इसकी वैल्यू ई, और वी आपको 10⁻7 और बी दिया है। तो आपका जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 3.10⁻16। अगला क्वेश्चन है 29 कह रहे हैं कि एक सेगमेंट है, आपको दिख रहा है, इफ़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी इज एफ, इस ए बी पे जो फोर्स है वो एफ है, द फोर्स ऑन रिमेनिंग सेगमेंट, देखो टोटल जो फोर्स होगा इसका एफ ए बी प्लस एफ बी सी डी ए वो होगा आपका 0। ठीक है, तो अगर ये 0 होगा, इस पे एफ है, तो रिमेनिंग सेगमेंट का कितना हो जाएगा, -f। आगे चलते हैं, ये सेम ऐसी क्वेश्चन आ गया जैसे अभी हमने किया था। देखो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ये दोनों एक दूसरे, इसको ये रिपेल करेगा, ये यहाँ पर है, ये उल्टा है तो इसको इधर, सॉरी ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है आपका वो डिस्टेंस पे ऐसे डिपेंड करता है, तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका फोर्स ज़्यादा होगा और वही डोमिनेट होगा। तो ये जो डी डिस्टेंस है ये कम है, और डी डिस्टेंस कम है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तो जो चलेगी वो अट्रैक्टिंग पे चलेगी, नेट अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द वायर। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो सेम जब वायर होंगी उसमें जब सेम करंट मूव करेगी तो वो आपका पैरेलल वायर अट्रैक्ट करती हैं, तो ये अट्रैक्ट कर रही है, और यहाँ पर जो ये वायर है इसको रिपेल करेगी, क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है।
अब हम देखेंगे डिस्टेंस किसकी कम है इस वायर से, तो इस वाले की कम है, तो इसका मतलब है ये वाला जो है अट्रैक्टिव नेचर देगा, तो यही डोमिनेट करेगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म बी सी इज़ एफ, अगर बी सी में अगर एफ है कह रहे हैं तो ए सी में क्या होगा। तो देखो आर्म मतलब कोई आपको साइड दिया है, तो एफ इक्वल टू आप लगाएंगे बी आई एल साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें कहेगी आइसोलेस है, तो ये 45 बन जाएगा फिर आपका। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू बी आई, आई तो आई ही है, एल क्या हो जाएगा ए सी की लेंथ, और ए सी की लेंथ क्या होगा, अगर ये आपका एक्स है आइसोलेस, ये भी एक्स है, तो ये √2x हो जाएगी। तो बी की वैल्यू, एल की वैल्यू √2x और साइन 45, तो हो जाएगा बी आई √x। लेकिन आप देखेंगे डायरेक्शन की वजह से ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो आपका फोर्स माइनस ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे फोर्स क्या लगेगा BI√x और यहाँ पर क्या लगेगा ये वाला, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। 32 में जाएंगे अगर हम, 32 देखिए, कोई क्वेश्चन थोड़ी है बच्चों, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे आपको ये लेना है। अब आपको चार्ज दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो जो बी है आपका, जो आपका बी है वो 2j कैप हो गया, और कह रहे हैं कि व्हेन वेलोसिटी इतना, और वेलोसिटी ये है भाई साहब, वेलोसिटी कितना है 2i + 3j और 10⁶। तो बस रख दीजिए, ख़त्म कहानी। तो जब आप इसमें रखेंगे ये i है और ये j है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस i j क्रॉस i आपका k हो जाएगा, j 0 हो जाएगा, तो j क्रॉस i 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो k निकल के आएगा 8k मतलब 8 न्यूटन जेड डायरेक्शन। आप इजीली कर सकते हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, बहुत चूरन क्वेश्चन है। 33 देखिए, अब ये क्वेश्चन में नाम का मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन है कुछ नहीं, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इसको जॉइंट कर देते हैं, यहाँ पर ये पूरा F3 था, ये पूरा हमारा F3 है और ये हमारा F2 है, तो ये भी F2 हो जाएगा। तो अगर ये पूरा F3 है तो ये वाला जो आर्म है ये हमारा F3 - F1 हो जाएगा, और ये F2 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा F2 का स्क्वायर प्लस F3 - F1 का स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरा 34, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट इतना, ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अगर चार्ज Q है तो वेलोसिटी V है जैसे कि दिखाया है, तो क्या होगा। देखो B जो है आपका -k डायरेक्शन में है, तो F फोर्स कितना हो जाएगा Q V क्रॉस B हो जाएगा, तो Q की वैल्यू Q ही हो जाएगी, V तो V आई है इंटू B -k। सॉल्व करो, I क्रॉस K हो गया J, तो ये हो जाएगा QVB -j, तो -j मतलब ये हो जाएगा अलोंग OI है इसमें, ये हो जाएगा। तो बस डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है एम्पियर लॉ और इसके एप्लीकेशन। कह रहे हैं कि एम्पियर लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ इतना, तो पूछ रहे हैं कि देखो ये क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था ना, बहुत बार आता है, ये 22 में भी आया है, तो अंदर कैसे डिपेंड करेगा R पे, नीचे 1/r पे, ठीक है। जो रिलेशन होता है वो ये होगा, B इनसाइड जो होगा आपका μ0I R/2r², ये कब होगा जब R रेडियस से कम होगा। आउटसाइड होगा μ0I/2πr, ठीक है जी भैया, ये बात आप ध्यान रखना। और बाउंड्री पे क्या हो जाएगा, R को R से रिप्लेस कर देना। तो इसका ग्राफ पूछा था, देखो कितनी बार पूछा है, 19 में 21 में, तो करेक्ट ऑप्शन 4th वाला। 37 क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर एक लॉन्ग आपके पास कॉपर पाइप है, ठीक है, और जो कि कैसे है, खाली है, अंदर से हॉलो पाइप है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ होगा।
तो देखो ये जो अभी ये वाले क्वेश्चन थे बच्चे, सॉलिड था, ये आपका सॉलिड था, ठीक है। यहाँ पर हलो नहीं लिखा था और ये खाली है, ये अंदर इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड होगा। अगर हलो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके इनसाइड हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सोलेनॉइड की तरफ। तो सोलेनॉइड में एक ही फॉर्मूला है, थ्योरी हम कल इसकी डिस्कस कर चुके हैं, B = म्यू नॉट NI, और N = आपको करना पड़ेगा N/L, और बहुत रिपीटेड टॉपिक है, तो बस लगाइए आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई × 10⁻⁻7, और N है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इन्होंने दिया है 100, अच्छे लोग हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न और लेंथ दी होगी तो डिवाइड करना पड़ेगा, और करंट है 1, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.56 10⁻⁻2। अगला क्वेश्चन भी सोलेनॉइड का है, तो B = म्यू नॉट NI लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने n नहीं दिया है तो N/L n की जगह रखिए। जो छोटा n है वो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे करेक्ट ऑप्शन मिलेगा D वाला। नेक्स्ट 140, अगेन आपका सोलेनॉइड का क्वेश्चन आ गया, नहीं ये नहीं है, हाँ सोलेनॉइड ही है, लेकिन इसमें टॉर्क पूछा है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, क्योंकि टॉर्क हमारा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो जितने फॉर्मूले बार मैग्नेट के होते हैं उतने ही इस पर भी लग सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए इंक्लूड करा कि आपको इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने में कोई फ़ायदा हो जाए। और जो m की वैल्यू है NIA होती है, तो सबकी वैल्यू रखिए। n की वैल्यू आप रख लीजिए 2000 × 2 × 1.5 × 10⁻⁻4 × 5 × 10⁻⁻2, सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। आगे चलें, अगेन सोलेनॉइड आ गया 41, तो फिर वही भैया B = म्यू नॉट NI, और कह रहे हैं कि अगर करंट डबल कर दो और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हाफ कर दो तो क्या होगा। तो अगर n को आप आधा कर दो, इसको 2i कर दो, तो कुछ भी नहीं होगा, B ही रहेगा। आगे चलते हैं टोराइड। सोलेनॉइड को अगर आप राउंड शेप में ले लो तो वो टोराइड आ जाएगा, और टोराइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट, ये कैपिटल N है, ये नंबर ऑफ टर्न है NI/2πr, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब आप इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों के पास सेम करंट है तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अब देखो नंबर ऑफ टर्न अलग अलग हैं, तो आप दो के लिए अगर रेशियो निकालें तो B1/B2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा N1/N2, ठीक है। इसमें ना ये रेडियस ही कर लो, और ये हो जाएगा R1/R2, नहीं R1 नहीं होगा ना, B1 करोगे जब R1 नीचे रहेगा, R2 ऊपर रहेगा। बस N1 की वैल्यू कितनी है 200 पहले में, इसमें है 100, और अगले वाले में जब आप करोगे यहाँ 20 हो जाएगी, यहाँ 40 हो जाएगी। तो ये 2 बार कट गया, 2 से 100 बार कट गया, तो आंसर 1 आ गया। तो बस सोलेनॉइड का ही अगर राउंड शेप कर दें तो टोराइड मिलता है, और टोराइड का जो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का हमारा टोराइड का शेप होता है। जैसे ये एक हेलिक्स फॉर्म में हमने सोलेनॉइड को मोड़ दिया है, तो टोराइड ऐसे बनता है ये। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर होता है कहीं पर, वही ये डिस्टेंस आपको दी थी। अगला जो कंसेप्ट है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ज़्यादा थ्योरी डिस्कस न करते, मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। अगर परपेंडिकुलर से जा रहा है, जैसे कि इसमें लिखा है एंटर परपेंडिकुलर, तो रेडियस का रेशियो बताओ। तो रेडियस इक्वल टू फॉर्मूला होता है mv/qb, ठीक है। तो mv/qb को आप क्या लिख सकते हो p/qb। अब यहाँ पर 2 केस दे रखे हैं, एक दिया है आपको RH, H मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, P तो P रहेगा, चार्ज E हो जाएगा, B हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल के P होगा, लेकिन जो चार्ज है वो आपका डबल हो जाएगा, 2 टाइम E हो जाएगा, B तो B ही रहेगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको सिंबल याद है तो जो नीचे का Z है तो Z × E कर लो, ये आपका चार्ज होता है। अगर आप जो A है ऊपर, इसको आप ME से इंटू कर दो, ये मास होता है, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, आपको आर एच बाई आर ई निकालना है। अगर आप डिवाइड करोगे क्लियरली कोई भी बता सकता है 2:1। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों एंटर कर रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड में मूविंग राइट एंगल। फिर वही राइट एंगल आ गया, ठीक हो गया। आगे कह रहे हैं इफ़ रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ पार्टिकल इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन इज 1, तो एनर्जी कितनी होगी। देखो सर्कुलर में कंडीशन क्या है कि रेडियस निकलेगी mv/qb, ठीक है। और इसी को अगर आप काइनेटिक एनर्जी, ये तो मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला था, अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी का होता है p²/2m, तो p इक्वल टू हो जाएगा √2m_k। तो आप इसी फॉर्मूले को ये भी कह सकते हैं। मैंने कल ये सारे फॉर्मूले आपको ऑलरेडी डिस्कस किए हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आर तो सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आर अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करेगी वो चार्ज ओवर मास पे करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है। चार्ज हो गया 2 का 4 और मास हो गया 4, तो आंसर आ जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 ही हो गया और इसका मास 4 हो गया। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। आगे कह रहे हैं एक प्रोटॉन है जो कैरी इतना, काइनेटिक एनर्जी इतना, सर्कुलर ऑर्बिट। हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट से ही क्वेश्चन आता है, तो ये आप याद रखें। व्हाट शुड बी एनर्जी ऑफ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब सर्कल ऑफ सेम रेडियस इन सेम फील्ड। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, या तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब इन्होंने बात एनर्जी की कर दी है, तो एनर्जी में 2m/qb ही लगना है, ठीक है। तो आर जो रेडियस है किसकी, प्रोटॉन की, उसको मैं आर एच लिख देता हूँ। आर जो रेडियस है अल्फ़ा पार्टिकल की, उसको मैं अल्फ़ा लिखता हूँ। तो ये हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, KH/K अल्फ़ा। तो भैया आपको ये दिया है कि आर अल्फ़ा के बराबर है, ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल होंगे तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो K अल्फ़ा भी हमारा KH के बराबर हो जाएगा। तो K अल्फ़ा 1 दिया है तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। एन अल्फ़ा पार्टिकल मूव इतना इतना सब कुछ दिया है आपको। देखो फिर अगेन वही सर्कुलर ऑर्बिट, R इक्वल टू mv/qb हो गया। तो आप कह सकते हैं सर mv इक्वल टू qbr हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो क्या होती है h/p, तो h/mv। h की वैल्यू रखिए, mv की वैल्यू ये रखिए, ख़त्म कहानी, ठीक है। निकाल सकते हैं इजीली। और इसका जो आंसर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई कर रहा होगा तो इसका आंसर 0.01 के आसपास आएगा। अगला क्वेश्चन है 47, कह रहे हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर आर द टाइम पीरियड। तो जब जो टाइम पीरियड होता है किसी भी पार्टिकल का किसी सर्कल में घूमने का, रेडियस तो आपने देख लिया R इक्वल टू mv/qb, टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है T इक्वल टू 2πm/qb होती है। तो यहाँ से देख लीजिए डिपेंडेंसी जो है B वाला सही हो जाएगा, V और R पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे करेगा। आगे कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, काइनेटिक एनर्जी T है, एंटर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन इतना, आफ्टर 3 सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में एंटर करेगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। अगला क्वेश्चन है 49, कह रहे हैं कि इन मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ आयंस एंड द मास ऑफ इनिशियली एक्सेलरेटेड बाय electric potential V then made to describe semicircular path of radius R and using magnetic field B. If V and B are kept constant, the ratio of charge on ion and mass of ion will be. तो सिंपल सी बात है, देखो आपने ये पढ़ा है 12mv² जो एनर्जी होगी काइनेटिक वो qb के बराबर होगी। और एक आपने रिलेशन ये भी पढ़ दिया है कि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो मैग्नेटिक फोर्स उसके इसके बराबर होगा। इन दोनों से अगर इससे आप देखें तो v की वैल्यू निकल के आ जाएगी BQR/m, ये हमारी v की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसमें रख दो। ये v जो है ये वेलोसिटी है और ये v पोटेंशियल है, याद रखना ये पोटेंशियल है। तो हमारा हाफ m b की जैसी वैल्यू रखें BQR/m
एम का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्यू पोटेंशियल हो जाएगा। सॉल्व करें तो क्यू बाई एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2v ओवर, ये v हमारा अगेन पोटेंशियल है, बी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो जो क्यू बाई एम का रेशियो है वो हमारा डिपेंड कर रहा है 1/r स्क्वायर। ठीक है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है बच्चों आपको ध्यान रखना है कि दो फोर्स होंगे, एक उसमें सेंटीपिटल होना ही होना है। अगला क्वेश्चन 50 कह रहे हैं कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फिर वही बात थीटा 90। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऑर्बिट होगा, भाई सर्कुलर होगा, आगे को नहीं पढ़ेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूविंग सर्कल आ गया। तो कह रहा है टाइम पीरियड, अभी अभी मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड होता है 2πm ओवर क्यू बी। तो आप कह रहे हैं कि किस पे डिपेंड करेगा, आगे को हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा बी कर देंगे। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी अभी हमने किया था। आगे कह रहे हैं कि वन पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन b एंड फोर्स नॉन जीरो, दिस इम्प्लाई। ये क्वेश्चन 2006 में आ गया, 2023 में आ गया, 2021 में आ गया, पता नहीं इस क्वेश्चन से क्या प्यार है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था जब तीनों कोलिनियर होंगे तब हमारा क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल हमारे मैग्नेटिक फील्ड के उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिसमें फोर्स हमारा मैग्नेटिक तो जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक जो है नॉन जीरो होगा, जो पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगा विदाउट रिवर्सिंग डायरेक्शन। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं 53 देखो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2r। ठीक है, अब देखो अभी भी हमने देखा, अभी क्या कई बार देख दिया q बाई टी, और t का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2πr ओवर b। तो यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा QB ओवर 2πr हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करेंगे i की तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट QV ओवर, और ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा क्या है रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो रेडियस अगर आप इस साइड ले आएँ इस साइड, तो जो रेडियस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस को ले आते हैं तो रेडियस हो जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू QV ओवर 4πb। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, आर पूछी है तो रूट वी बाई वी के। अगला है एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ गया। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सब कांस्टेंट रहेंगे। 55 कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है मूविंग इतना, एंटर इतना, थीटा इतना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो अब यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिया है, तीन केस होते हैं, अगर 0 डिग्री हुआ पार्टिकल 0 डिग्री से घुस रहा है तो स्ट्रेट लाइन, और या 180 से घुस रहा है तो स्ट्रेट लाइन। अगर 90 से घुस रहा है तो ज़्यादातर 90 के क्वेश्चन आते हैं, mv बाई QB सर्कल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर अदर देन कोई थीटा ना 0 है ना 90 है ना 180 है, कोई वेरिएबल है, तो उस फॉर्म में हेलिक्स होती है, और हेलिक्स में जो रेडियस होगी mv बाई QB में वेलोसिटी का आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक पिच भी होती है जिसमें हम टाइम पीरियड इनटू कॉस थीटा करेंगे वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो यहाँ पर रेडियस ही निकालनी है तो आप mv ओवर QB और साइन 30 यूज़ करिए क्योंकि 30 डिग्री दिया है, यू विल गेट आंसर। चलिए भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर कल ही करेंगे। 56 आ गया, कह रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बताइए, कई बार कर चुके हैं इसको। देखो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है भाई 2πm ओवर QB, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1 टाइम पीरियड, तो हो जाएगा QB ओवर 2πm, ख़त्म, QB ओवर 2πm। आगे हैं कोई, तो भैया इतना ही है। मुझे नहीं लगता था कि मैं पूरे क्वेश्चन आज करा पाऊँगा, लेकिन कोशिश थी आज करवाने थे, स्केड्यूल था पहले से ही कि आज कराना है, तो इसलिए मैं बैठ गया बहुत देर तक। अभी टाइम बज रहा है बच्चों 2:30 रात के, तो अब इससे ज़्यादा बैठना मेरे बस का भी नहीं है, शायद हो भी नहीं पाएगा। तो आगे वैसे क्वेश्चन टाइप हैं, जल्दी मैं ये गैल्वेनोमीटर करवा दूंगा आपको, ये सारे टाइप कर रखे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी गैल्वेनोमीटर कंसेप्ट के साथ करवा दूंगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होगा, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, ये सब कुछ डिस्कस करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं इनको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मेरी गैल्वेनोमीटर ही रहेगी अब, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या रहता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और विशिंग ऑल द बेस्ट।